इक्विवेलेंट मोलर मास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मोलर मास। ये हमारे पास जो टॉपिक है इक्विवेलेंट, जो हमारे पास टॉपिक है इक्विवेलेंट मोलर मास, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट मोलर मास या इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी या एसिडिटी बेसिसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन फैक्टर ए, ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ये जो फैक्टर ए है हमारे पास, ये वैलेंसी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है और बेसिसिटी भी हो सकती है। अगर कोई हमारे पास एसिड है, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो क्या होगा, जैसे हमारे पास एसिड है HCl, तो जब इसे हम डिसोसिएट करते हैं तो ये हमें वाटर में, तो ये हमें H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, Cl नेगेटिव रिलीज करता है। ये जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा ये इसकी बेसिसिटी कहलाएगी, ये इसकी बेसिसिटी कहलाएगी। और HCl का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होगा 1 + 35.5 यानी कि 36.5। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर वेट 36.5 अपॉन फैक्टर ए, यानी कि उसकी बेसिसिटी, यानी कि उसकी बेसिसिटी 1, तो इक्विवेलेंट मास आपके पास आया 36.5। अगर हमारे पास कोई एसिड है, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी काउंट की जाती है, और अगर हमारे पास कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी काउंट की जाती है। अगर हमारे पास कोई सोल्ट है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल कैटायन या नंबर ऑफ टोटल एनायंस ये काउंट किए जाते हैं। और इन सब को मैं बोल रहा हूँ बेसिसिटी, एसिडिटी, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन, इसको मैं बोल रहा हूँ फैक्टर ए। क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर ए, जिसे मैं बोल रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर, जिसे मैं बोल रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास निकालते वक्त मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट मास निकालते वक्त मोलिकुलर वेट, तो इक्विवेलेंट मास निकालते वक्त ये डिसाइड देखा जाता है कि वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है। अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी फाइंड की जाती है, और अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी फाइंड की जाती है। अगर वो सोल्ट है, अगर वो सोल्ट है तो उसमें नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ एनायन कितनी है, उससे डिसाइड होता है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस के भी ऊपर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास। तो हम बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनके बाकी एग्जाम्पल के साथ साथ हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो पहले हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे H2SO4, H2SO4। तो H2SO4 जरूरी नहीं है, पहले कई बार आप देखते हैं कि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और HSO4 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर ये एक H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो फैक्टर ए आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी जो आपके पास हुई है वो है 1। पर यदि H2SO4 कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2, तो यहाँ पर क्या है, ये 2H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। तो 2H पॉजिटिव रिलीज करने की वजह से इसकी बेसिसिटी जो होगी आपके पास में वो होगी यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आप
इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट मास पहली केस में निकालने के लिए आपको मोलिकुलर वेट अपॉन उसकी उसकी बेसिसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर जब आप H2SO4 का मोलिकुलर वेट यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 2 × 1 + 32 + 4 × 16 यानी कि आपके पास 2 + 32 + 64 यानी कि 98। यहाँ पर पहले वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा 98 / 1। तो इस केस में क्या होगा, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पर 1 काउंट करेंगे तब इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो आएगा 98। बट इन केस ऑफ सेकेंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 98 को डिवाइडेड करना पड़ेगा 2 से 49 क्योंकि इस केस में उसकी बेसिसिटी कितनी है 49। कितनी है 49। तो चलिए इससे आगे हम और एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इक्विवेलेंट मोलर मास या इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल एसिड के ही लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जैसे आपने लिया CH3COOH तो क्या होता है, एक वीक एसिड होता है और ये डिसोसिएट होता है COO नेगेटिव + H पॉजिटिव में। तो क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है 1। तो इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर वेट अपॉन फैक्टर A यानी कि आपके पास में मोलिकुलर वेट अपॉन 1 से इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इसके मोलर इक्विवेलेंट मास को। किसको, इक्विवेलेंट मास को। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया H3PO4। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझना पड़ेगा। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे यूं करके। तो आपने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता चला कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन उससे हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है, यहाँ पर 3। जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, आपके पास 3 होगी। अगर इसका आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के बाद आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस केस में इसकी आप बेसिसिटी के थ्रू आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास H3PO4 के अलावा H3PO3 भी हुआ करता है। H3PO3 आपके पास इस एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पर। तो आपने इस तरीके से पहले उसका स्ट्रक्चर बना लिया और स्ट्रक्चर में आपने देखा कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव है आपके पास में वो कितने हैं, यहाँ पे जो रिलीज हो सकते हैं वो 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई आपके पास में, कितनी होगी 2। तो आप क्या करेंगे, इसका आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए इसका मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट को इसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी आप इसकी बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम अपने अगले इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस पर बढ़ेंगे। अगर हमारे पास में H3PO2 है तो इस केस में आप देखेंगे ये P है अपने पास, ये H है, एक और H है और ये आपके पास में OH यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिलीज होने वाला H पॉजिटिव आयन ओनली 1 है। तो इसकी क्या हो गई, बेसिसिटी जो इसकी हो गई
वो होगी ओनली 1। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका मोलिकुलर वेट अपॉन 1 से डिवाइड करना होगा। ये हमारे पास किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया जाता है। अब हम किसी बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम किसी बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो बेस के लिए क्या होता है, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन। देखो कैसे हम बात करते हैं, अगर हम देखें किसी बेस के अंदर, तो जैसे NaOH हमने लिया, बड़ा कॉमन बेस है, तो आप देखेंगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जितने OH होंगे नेगेटिव उतनी उसकी एसिडिटी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं हम बेस, और बेस में क्या होते हैं OH नेगेटिव आयंस, और जो OH नेगेटिव आयन होते हैं वो उसकी एसिडिटी, कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन है वही उसकी एसिडिटी है, वही उसकी एसिडिटी है। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 1। और आप जानते हैं Na23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40। तो उसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाय 1, तो 40 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। सिंपल सी बात है भाई, CaOH में कितने OH नेगेटिव आयन होंगे, कितने होंगे, 2। तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लें NH4OH, क्या लें, NH4OH, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NH4OH के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसोसिएट होने पर 1 OH नेगेटिव ही रिलीज करेगा। अगर हम देखें AlOH का थ्राइस, क्या देखें AlOH का थ्राइस, तो आप देख रहे हैं कि OH कितने, 3। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास किसी बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब हम अपने थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, जो होता है हमारे पास सॉल्ट। अगर किसी सॉल्ट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर किसी सॉल्ट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका आपके पास तरीका है कि उस सॉल्ट का अगर आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस सॉल्ट को आप ये देखेंगे कि कितना आपके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस आपके पास मौजूद हैं। यानी कि सॉल्ट को आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे NaCl में क्या होता है कि आपके पास Na पॉजिटिव कितना यहाँ पर 1 है, और Cl नेगेटिव कितना आपके पास, वो भी 1 है। यदि इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट लेने के बाद इसमें आप टोटल पॉजिटिव आयन यानी कि 1 या टोटल नेगेटिव आयन यानी कि 1 से आप डिवाइड करेंगे। यानी कि NaCl आपके पास 23 प्लस 35.5 यानी 58.5। अगर आप 58.5 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तब जो वैल्यू आपके पास आएगी ये इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl होगी। क्या होगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl हो गई। अगर आपके पास AlCl3 है आपके पास में, तो आप सिंपल सी बात है, Al आपको कितना दे रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज, और Cl कितना दे रहा है, 1 नेगेटिव, मगर 3Cl। अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट को
डिवाइड करना पड़ेगा किससे 3 से, तब आपके पास में यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट मास किसी एसिड बेस का ही डिपेंड करता हो, इक्विवेलेंट मास रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एक इक्वेशन मैं लूँ, जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ और इक्वेशन के थ्रू मैं ये समझाना, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास H2SO4 है, ये H2SO4 जब NaOH से रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है NaHSO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पर आप देखें इस एसिड ने केवल A1H ही रिलीज किया। तब इस केस में अगर इस एसिड का आप इक्विवेलेंट आप मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 98 जो H2SO4 का हम पहले भी कैलकुलेट करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इस केस में केवल 1H पॉजिटिव ही रिलीज किया जा रहा है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, केवल 1। पर अगर एक इक्वेशन है मेरे पास MnO4 नेगेटिव, ये 8H पॉजिटिव प्लस, बड़ी कॉमन सी इक्वेशन है, हम अक्सर इसको पढ़ते हैं टाइट्रेशन के अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास में Mn जो बनता है 2 पॉजिटिव चार्ज, जो आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं वो होते हैं जी 4। तो आप देखेंगे इस केस में यहाँ पर Mn+7 स्टेट में है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं। जब +7 से +2 होता है तो चार्ज घट रहा होता है, तो सिंपल सी बात है रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन के केस में क्या होगा, ये खुद क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, कितना इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ पर मॉलिक्यूल ने गेन किया 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस केस में आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी इसको बोल सकते हैं, अपॉन आपके पास में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में आप यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए आप इसका आप जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक और इक्वेशन से हम जहाँ पर आपने देखा Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे क्या बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। जब चार्ज बढ़ता है, अगर चार्ज यहाँ पर बढ़ गया तो इस केस में क्या हो गया, आपने देखा ये ऑक्सीडेशन हो गया। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो ऑक्सीडेशन है, तो खुद क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस केस में आप देखेंगे कि आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जिसे हम बोला करते हैं उसको 1 से आपको डिवाइड करना होगा। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट मास किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा।